जोहार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अकील डाहर में आपका स्वागत है। अगर जेपीएससी के सिलेबस को देखें तो जनजातीय शासन व्यवस्था से कुल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग आज संथाल जनजाति का मांझी परगना शासन व्यवस्था को देखते हैं। इसमें हम लोग मूलतः संथाल जनजाति का इतिहास को देखेंगे। इसके बाद मांझी परगना शासन व्यवस्था किस प्रकार गवर्न होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संथाल जनजाति का मूल निवास क्षेत्र हजारीबाग के छह चंपा को माना जाता है। लगभग 17 ईसा पूर्व से 13 ईसा पूर्व में हौड़ सभ्यता थी और इस सभ्यता को शोशनेक युग अर्थात स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। संथाल लोग अपने आप को हौड़ कहलाना पसंद करते हैं। तुगलक शासन काल में मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां ने छह चंपा के बीघा के किले पर आक्रमण कर उसे कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद संथाल जनजाति पर शोषण करने लगा। शोषण के डर से संथाल छह चंपा को छोड़कर बंगाल क्षेत्र में चले गए और फिर बाद में संथाल परगना क्षेत्र में चले गए। और जब संथाल परगना क्षेत्र में गए तब उसका संघर्ष सौर्य पहाड़ी जनजाति से हुआ और फिर बाद में जब अंग्रेज उस क्षेत्र में आए तब भी वहाँ के जनजातियों ने अंग्रेज़ों और मराठा की अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर अंग्रेज़ों ने एक चालाकी से फूट डालो और राज करो नीति के तहत दामिनी को क्षेत्र का गठन किया, जिसमें कहा गया कि पहाड़िया जनजाति पहाड़ के ऊपर और संथाल लोग पहाड़ की तलहटी में निवास करेंगे। इसके बाद संथाल जनजाति ने सौर्य पहाड़ी से प्रेरित होकर मांझी परगना शासन व्यवस्था को सीखा। उस समय संथाल परगना क्षेत्र भागलपुर कमिश्नरी में आता था और वहाँ का कमिश्नर जॉर्ज यूल था। तब जॉर्ज यूल ने 1855-56 में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसकी व्यापकता और प्रभाव को देखते हुए मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की। चलिए अब हम लोग संथाल जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसको डायग्राम के जरिए देखते हैं। अगर संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को देखें तो यह 3 स्तर में बटा हुआ था। गांव स्तर पर, इसके बाद 5 से 8 गांव यानी कि 5 से 8 मांझियों को मिलाकर देश मांझी या मौड़े मांझी बनाया गया था और इसके ऊपर परगना था जिसका प्रमुख परगनैत होता था। गांव स्तर पे जो पंचायत था उसका प्रमुख मांझी होता था और 5 से 8 गांव के जो मिलाया जाता संस्था बनाई गई थी उसे देश मांझी या मौड़े मांझी कहा जाता था, जिसमें 5 से 8 गांव के मांझी होते थे और जो भी विवाद होता था उसे सब मिलजुल के उसको निपटारा करते थे। इसके ऊपर परगना होता था जिसका प्रमुख परगनेत होता था। चलिए अब हम लोग दूसरे डायग्राम में अच्छा से समझते हैं। अगर मांझी परगना शासन व्यवस्था में देखें तो प्रशासनिक व न्यायिक प्रधान मांझी होता है। यह शासन व्यवस्था अभी भी पंचायत जो सरकारी ग्राम पंचायत है उसी के पैरेलल अभी भी गांव में चल रही है और जिसको हम लोग बहुत सारे लोग अभी जानते भी होंगे। तो गांव स्तर पे जो प्रशासनिक और न्यायिक प्रधान होता है वह मांझी है। इसके अलावा धार्मिक प्रधान जो होता है उसको नायके कहते हैं और यह धार्मिक मामले को देखता है। इसके अलावा भगदो प्रजा है जो वरिष्ठ व्यक्ति का समूह होता है जिसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं। इसे हम लोग सलाहकारी निकाय के रूप में कह सकते हैं। इसके अलावा और एक संस्था है लासेर टेंगोय
जो ग्राम रक्षा दल के तहत के जैसा कार्य करता है, जो गांव को बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए अब हम लोग प्रशासनिक व न्यायिक प्रधान जो मांझी होता है उसके सहायक के रूप में कौन कौन होते हैं उसको देखते हैं। मांझी के सहायक के रूप में प्राणिक होता है, जिसे उप मांझी की संज्ञा भी दी जाती है। इसके बाद जोग मांझी होता है। इसके बाद गोड़ैत होता है। गोड़ैत होता है जो संदेश वाहक का काम करता है। चलिए अब हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं। गांव का प्रशासनिक व न्यायिक प्रधान मांझी होता है। इसका काम होता है, गांव में अगर किसी दो व्यक्ति के बीच में विवाद होता है तो उसका विवाद का निपटारा मांझी के द्वारा ही किया जाता है। यह प्रशासनिक और न्यायिक प्रधान का हेड होता है। मांझी के सहायक के रूप में प्राणिक होता है, जिसे उपमांझी भी कहते हैं। मांझी के अनुपस्थिति में प्राणिक मांझी के जितने भी कार्य होते हैं उसको संचालन करता है। नेक्स्ट है जोग मांझी। जोग मांझी शादी या जन्म संबंधी मामले में जितने भी मामले होते हैं उसको देखता है। इसके अलावा जोग मांझी को युवक और युवतियों का नेता भी कहा जाता है। इसके बाद जो बताएं गोड़ैत संदेश वाहक का काम करता है और मांझी द्वारा जो सूचना दिया जाता है गोड़ैत द्वारा गांव में उसको फैलाया जाता है। और गांव के लोगों का कोई अगर सूचना होगा तो गोड़ैत उसको मांझी को बताता है और बैठकी बुलाने का काम भी मांझी के कहने पर गोड़ैत द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट है धार्मिक प्रधान। धार्मिक प्रधान को गांव का धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। यह धार्मिक मामले गांव में जो पूजा संबंधी जितने भी कार्य होते हैं उसको संपन्न करता है। उसके सहायक के रूप में कुड़ाम नायके होता है, जो गांव के बाहर जो देवी देवता है उसको पूजा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग सभी को विस्तार से देखते हैं। मांझी के सहायक के रूप में प्राणिक होता है, जिसे उपमांझी भी कहते हैं, और यह मांझी के अनुपस्थिति में उसके सारे कार्यों को देखता है। नेक्स्ट है जोग मांझी। यह विवाह और जन्म संबंधी जितने भी सभी कार्य होते हैं उसको देखता है। इसके अलावा यह युवक युवतियों का नेता भी होता है। नेक्स्ट है गोड़ैत। यह संदेश वाहक का काम करता है और जो भी सूचना होता है उसे गांव-गांव तक गोड़ैत द्वारा पहुंचाया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नायके। यह गांव का धार्मिक प्रधान है और यह गांव में जितने भी पूजा वगैरह जितने भी होते हैं उसको करता है। नेक्स्ट है लासेर टेंगोई। यह ग्राम रक्षा दल के जैसा काम करता है। वह गांव के बाहरी आक्रमण से गांव को बचाता है। नेक्स्ट है भगदो प्रजा। यह वरिष्ठ व ज्ञानी व्यक्ति होते हैं और इसके विचार विमर्श कर कोई भी फैसला होता है तो इनसे पहले विचार विमर्श कर फैसला लिया जाता है और इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह सलाहकारी निकाय के रूप में काम करता है। इसके अलावा जैसे हम बताएं कि एक लासेर टेंगोई होता है जो यहाँ पर है, गांव को बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा एक चौकीदार होता है जो मांझी के कहने पे जो अपराधी व्यक्ति है उसको पकड़ कर लाता है
या उसको पकड़ के रखता है। संथालों में सबसे कठोरतम सज़ा बिटलाह को माना जाता है। यह संथालों की सबसे कठोरतम सज़ा है। इसमें निश्चित यौन संबंध के अपराध करने पर दिया जाता है। इसके अलावे अगर कोई महिला समगोत्र व्यक्ति से यौन संबंध या गैर जनजातीय व्यक्ति से यौन संबंध अपनाती है, तब इस कंडीशन में उसे बिटलाह दिया जाता है। इसके अलावे अगर ग्राम स्तर के फैसले से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, वह अगर मांझी फैसला देने में सक्षम नहीं है, तब फैसला लेने के लिए इस मामले को ऊपर वाले स्तर यानी कि देश मांझी या मोड़े मांझी में भेजा जाता है। और जब वहाँ पे फैसला हो जाता है और तब भी उस व्यक्ति उस फैसले को नहीं मानता है, तब उस कंडीशन में उसको आगे बढ़ाया जाता है। तब उस केस को परगना में भेजा जाता है और परगना के फैसले के बाद भी अगर व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है और उस फैसले को नहीं मानता है, तब परगना को अधिकार है कि वह उस व्यक्ति को बिटलाहा दे सकता है। तब परगना के द्वारा उस व्यक्ति को बिटलाहा की सज़ा दिया जाता है। और बिटलाहा की सज़ा में यह होता है कि उसे समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने मांझी परगना शासन व्यवस्था को देखा। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग एक एमसीक्यू के ज़रिए उसको हम लोग देखेंगे। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।